हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईरेप एजुकेशन। तो आज जो हम एडवर्ब का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पार्ट के अंदर एडवर्ब के अंदर सीखा था कि किस तरीके से एडवर्ब के काइंड्स होते हैं, किस तरीके से हमें एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ हमें एडवर्ब देखने को मिलता है। बेसिकली मैं आपको दोबारा से बता दूँ, एडवर्ब जो है चीज़ों को क्वालिफाई करने के लिए आता है, जैसे कि वर्ब हो जाए, एडजेक्टिव हो जाए। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को, एडजेक्टिव को और प्रेपोजिशन को और एक होल सेंटेंस को। ये सारी बातें हमने कल की थी अपनी पहली इस पार्ट 1 के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एडवर्ब की और आगे की किस तरीके से एडवर्ब को हम और अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपको पहला पॉइंट यहाँ पे बताऊं कि अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, देखिए कल हमने एडवर्ब ऑफ जो इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर अब काफ़ी सारे एडवर्ब्स के काइंड्स के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब कुछ और बातें भी उन काइंड्स के बारे में ही हम थोड़ा रिपीट करेंगे यहाँ पे। मीन्स थोड़ा और नए पॉइंट्स क्या नज़र आते हैं वहाँ पे वो देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है मोस्टली इनके पीछे अगर आप एल वाई लगा दें, जैसे कि एडजेक्टिव जो बनते हैं, और इन एडजेक्टिव के पीछे अगर आप एल वाई लगा दें, एल वाई को आप अगर सफिक्स कर दे दो, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि वो एक तरीके से एडजेक्टिव है कि नहीं है पहले। फिर अगर वो एडजेक्टिव है तो उसके पीछे आप एल वाई लगा दीजिए, तो बेसिकली वो एडवर्ब ऑफ मैनर में यहाँ पे गिना जाएगा। जैसे कि क्लेवर, अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि क्लेवर एक एडजेक्टिव है या नहीं। तो जैसे कि मैंने लिखा ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, या ही इज अ क्लेवर बॉय, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्लेवर देखिए किसके लिए है, या चलिए वही वाला कर देते हैं, ही इज, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ही इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय। तो हमें पता है बॉय यहाँ पे क्या है, ये एक नाउन है, और नाउन से पहले आप अगर नाउन के बारे में कोई भी डिटेलिंग देते हो उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव यहाँ पे आता है। तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर जाएगा। तो हमने देखा कि क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर मैं क्लेवर के अंदर, तो हमने देखा कि ये क्लेवर तो एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं क्लेवर में एल वाई को सफिक्स कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लेवरली निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्लेवरली। तो क्लेवरली को अगर आप बोलोगे यहाँ पे, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आप एडवर्ब बोलोगे, तो ये आपका एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। तो एडवर्ब में सबसे पहला पॉइंट आज हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स करने से बने हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लेवर वर्ड है, क्लेवर के अंदर अगर एल वाई सफिक्स कर दे तो वो एडवर्ब के रूप में निकल कर आता है। और क्लेवर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से एडजेक्टिव है। ऐसे ही अगर मैं और आपको पॉइंट्स बताऊं यहाँ पे इसी के बारे में, जैसे कि कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वाइज। वाइज भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसके पीछे अगर आप वाइज के पीछे एल वाई सफिक्स कर दे तो ये बन जाएगा वाइसली, यानी कि ये एक एडवर्ब की तरह यहाँ पे वर्क करने लगेगा। फिर हम देखते हैं काइंड के ऊपर अगर मैं लगा दूं काइंड, तो ये बन जाएगा काइंडली, काइंडली। और एक और ले लेते हैं फूलिश, ले लेते हैं फूलिश, तो ये आपका बन जाएगा फूलिशली, ये बन गया आपका फूलिशली। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, कि अगर कोई भी एक एडजेक्टिव है जो कि वाई पे जाके एंड हो रहा है, जैसे कि मैं हैप्पी एक वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाई पे जाके एंड हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। या कोई और शब्द ले लेते हैं, रेडी ले लेते हैं, आर ई ए डी वाई, रेडी, तो आप देखिए ये भी वाई पे जाके खत्म हो रहा है। और जो ये स्टार्ट होता है तो वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एक कॉन्सोनेंट से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे वर्ड के पीछे अगर हम पहले तो वाई की जगह पे आप इसको एक्सचेंज कर दोगे आई से, वाई को आप एक्सचेंज कर दोगे आई से, और फिर इसके पीछे भी आपको एल वाई लगाना पड़ेगा, इसके पीछे भी आपको एल वाई लगाना पड़ेगा, तब जाके ये एडवर्ब की तरह बिहेव करेंगे। लाइक इसका बन जाएगा हैप्पीली, इस तरीके से। और ये आपका बन जाएगा रेडी का, आपका बन जाएगा रेडली। इस तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि हैवी मैंने लिखा, तो आप देख सकते हो वाई पे एंड हो रहा है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसके पीछे आपको सबसे पहले वाई को एक्सचेंज करेगा आई के साथ, फिर आपको यहाँ पे एल वाई यहाँ पे सफिक्स करना रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा हैवीली।
इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं और आगे कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर ही जनरली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पे प्लेस की जाती है, तो ये तो मैंने आपको कल बताया हुआ था, और थोड़ा इसके अंदर और भी चीज़ हैं और भी पॉइंट्स हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर ही कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बेसिकली प्लेस कहाँ होनी चाहिए। तो मैंने आपको कल दो प्लेस तो ऑलरेडी बता दी थी कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारा मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कौन सी चीज़, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बताया था कि कैसे आपको वहाँ पे प्लेस करना है, कब आपको शॉर्ट प्लेस प्लेस करना है और कब आपको लॉन्ग प्लेस प्लेस करना है। ऐसे ही मैंने आपको टाइम में भी बताया था। तो चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर को देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में जनरली क्या रहता है कि वर्ब के बाद आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। वर्ब के बाद जैसे कि मैंने लिखा, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा इट इज रेनिंग, इट इज, एक सेकेंड इसको मिटाल के दोबारा से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे रेनिंग क्या है, तो आप बोलोगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगाए हुआ है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। यानी कि यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो कि ये वर्ब है और यहाँ पे ये जो वर्ब है ये तो मेन वर्ब है, और ये है आपकी इट जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट इज रेनिंग, अब आप बोलो कि बहुत तेज हो रही है बारिश, तो इट इज रेनिंग हैवीली। तो आपने यहाँ पे जो इस वर्ब को क्वालिफाई करवाया यहाँ पे, तो ये जो वर्ब क्वालिफाई हुई है एक एडवर्ब के थ्रू, और ये एडवर्ब है हैवीली। तो आप देखिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस तरीके से बारिश हो रही है, थोड़ी स्लो हो रही है, थोड़ी मीडियम में हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा हो रही है तो हैवीली आपने यहाँ पर बोलने की कोशिश की है। तो यहाँ हैवीली जो है एक एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा, और ये भी एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम इसको बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको और देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए वो काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है। तो राम स्पीक्स, अब इंग्लिश आपने यहाँ पे लिखा, तो इंग्लिश ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर कि आपको या तो वो वर्ब के बाद देखने को मिल सकता है अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो वर्ब के बाद आपको एडवर्ब देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं यहाँ पे, तो ये जो इंग्लिश है ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया इस स्पीक वर्ब का। अब आपको ये ऑब्जेक्ट के बाद भी एडवर्ब देखने को मिल जाएगी, यानी कि वो किस तरीके से स्पीक करता है इंग्लिश को, मतलब किस तरीके से उसकी इंग्लिश वो बोलता है, तो बहुत अच्छे से बोलता है, यानी कि वेल। तो आपने इस वर्ब को क्वालिफाई करने की कोशिश की है, तो ये एक एडवर्ब है, उसका मैनर आप बता रहे हो स्पीक बोलने का कि वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस करोगे, यानी कि आपको वर्ब के बाद भी देखने को मिल सकता है, और क्या पता ऑब्जेक्ट के बाद आपको एडवर्ब देखने को मिले। तो ये हमने पहले पॉइंट से सीखा कि पहले एग्जांपल में सीखा ये वर्ब के बाद ही आपको एडवर्ब प्लेस करता हुआ नजर आ जाएगा, बेसिकली वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। सेकंड, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब देखने को यहाँ पे मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब देखने को यहाँ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हमारा रहेगा फोर्थ पॉइंट, यहाँ डाल देते हैं फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर का क्या रहेगा, अभी हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बेसिकली हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं थोड़ी, लेकिन इसके अंदर भी हमें कुछ नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपको क्या रहेगी कि ये आपको मेन वर्ब के पहले मिल जाएगी, ठीक है, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इज है, एम है, आर है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बिहेव कर लेती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले, जैसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ डालते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसका नाम एक और है हेल्पिंग वर्ब्स, और ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको भी हम मॉडल्स के अंदर भी पढ़ते हैं, यानी कि मॉडल्स भी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है।
मॉडल्स का एक चक्कर रहता है कि ये अपने बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेकर चलती हैं। जैसे कि आप मॉडल्स के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो दो तरीके के मॉडल्स होते हैं जिनको हम मॉडल्स के अंदर ही, काफ़ी प्रकार के मॉडल्स हैं तो उनको हम मॉडल्स के अंदर स्टडी करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं जैसे कि विल शैल, अभी मैं आपको बताता हूँ विल शैल वुड कुड वगैरह, ठीक है। और आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बिहेव कर लेती हैं, मेन वर्ब की तरह भी कभी कभार बिहेव कर लेती हैं। तो इन्हीं को हम बोलने लगते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको ये थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने कल आपको नोट की थी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, तो अगर किसी ने भी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप, और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली मैंने आपको बताया था, जैसे कि ऑलवेज हो गया, रेयरली हो गया, यूजली हो गया, समटाइम्स हो गया, और ऑलवेज हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है कि किस कितनी बार आपने उस काम को किया है या नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, और फिर हम इसके आप प्लेस देखेंगे बेसिकली आप कहाँ पे उसको पुट करोगे। तो हमने लिखा ही ऑलवेज कम लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा ही लेट आता है। तो आप देखिए कम क्या है, ये आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपने ऑलवेज, यानी कि आप पहले बोल सकते थे कि ही कम्स लेट, वह आता है लेट, ठीक है। एक तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और वो हैबिट दर्शाने की कोशिश करता है। तो वैसे तो आप यहाँ पे हैबिट उसकी बता रहे हो कि वो तो आता ही लेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एडवर्ब लगा दोगे, आप उसको वर्ब के आगे अगर आप एडवर्ब लगा दोगे ऑलवेज या नेवर, तो एक तरीके से यहाँ पे आप उसको और ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहते हो तो एम्फोसाइजिंग वे के अंदर आप इस तरीके से लगा सकते हो कि वो हमेशा ही लेट आता है, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट, तो आप देख सकते हो वर्ब से पहले आपने इसकी प्लेसिंग की हुई है, तो वर्ब से पहले आपने यूज किया है ऑलवेज को एज एन एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ। पॉइंट नंबर फिफ्थ के अंदर हम जानेंगे जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो भी अब मैं आपको बता ही चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब जिनको हम बोलते हैं। तो ये जैसे कि हम यूज करते हैं मॉडल के अंदर हैव टू, यूज्ड टू। तो अगर ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें देखने को मिल जाती है तो हमेशा इनसे पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं, और वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला ही ये पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही फिफ्थ पॉइंट हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही फिफ्थ पॉइंट है ये, कि अगर हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक, ये मॉडल्स के अंदर हम आ जाते हैं ना, मॉडल्स भी यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। जनरली हैव टू या यूज्ड टू जैसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो इनसे पहले ही हमें ये पुट करना है। जैसे कि ऑफन आई ऑफन हैव टू गो, मुझे अक्सर ही जाना पड़ता है। जैसे कि आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज बाई वॉक, ठीक है। आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज बाई वॉक, यानी कि ज़्यादातर मुझे पैदल चलकर ही हमारे जो कॉलेज है वहाँ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जो ऑफन यहाँ पे आपने जो यूज़ किया है ये एक एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा, और जो हैव टू आपने यहाँ यूज़ किया है ये एक मॉडल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट के अंदर आप देखिए, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा एक एनफ वर्ड, तो कभी तो आपको ये किसी वर्ड के बाद में नजर आता हुआ मिलेगा और किसी वर्ड से पहले भी, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए उससे पहले भी आपको नजर आता हुआ मिलेगा। तो ये किस तरीके से होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो एनफ वर्ड है अगर वो एक एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो आपको इस वर्ड को हमेशा ही ऐसे प्लेस करना है कि किसी वर्ड से के बाद आप इसको प्लेस करोगे, ना कि वर्ड के पहले, ठीक है। आप हमेशा इस, अगर ये एक एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हमेशा आपको एक वर्ड के बाद ही प्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा ही स्पोक लाउड एनफ, ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड, काफी कुछ ज्यादा ही तेज बोलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और ये लाउड यहाँ पे, और ये स्पीक जो है आपका ये
वर्ब है। तो ये स्पोक हो गया आपका वर्ब, उसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपने एनफ का यूज कर लिया है। तो किस तरीके से स्पोक करता है यानी कि बोलता है, तो इतना सफिशिएंटली वो लाउड बोलता है कि सभी को सुनाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जैसे कि सेल्डम होता है एक, ये हमारा 7th पॉइंट है, सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर, और एक हमारे पास होता है सेल्डम इफ एवर। ये दोनों में से हमें किस तरीके से यूज करना है ये हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही अपने आप में करेक्ट फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट फ्रेजेस हैं, चाहे आप सेल्डम और नेवर का यूज करिए, सेल्डम इफ एवर का यूज करिए। गलती कहाँ आती है कि इस सेल्डम और नेवर को आपको वो करके देगा सेल्डम इफ एवर या इफ नेवर, और जो सेल्डम ये इफ नेवर है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और इसकी जगह आपको देगा सेल्डम सेल्डम और एवर, इस तरीके से आपको देगा। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं या हमारे दिमाग में से ये बात फिसल जाती है कि कहाँ पे और लगाना है, कहाँ पे इफ़ लगाना है, कहाँ पे नेवर लगाना है, कहाँ पे एवर लगाना है। तो ये फ्रेजेस जो हैं इस तरीके से वो इनको जंबल करके देगा, एक तरीके से कोई वर्ड कहीं पे कोई वर्ड कहीं पे। तो आपको वो थोड़ा देख कर चलना होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, मैंने लिखा है वी सेल्डम और एवर, वी सेल्डम और एवर विजिट दिल्ली, विजिट दिल्ली। तो देखिए ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने सेल्डम और एवर का यूज किया है, नॉट इफ एवर। इफ एवर का यहाँ पे आपको यूज करना था, तो और को काट के सिर्फ आपको यहाँ पे इफ ही करना है, तब जाके ये आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यूज करना रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने 8th पॉइंट की ओर। 8th पॉइंट के अंदर क्या है कि जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा एल्स, है ना, वरना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदरवाइज भी इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बट जैसा कुछ लगता है। ठीक है, बट जैसा ही है बिल्कुल सेम, आप इसकी जगह बट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट का भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ठीक है, तो ये एक तो आप बहुत सारे स्टेटमेंट के अंदर एल्स की जगह बट का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही एक जैसा बनते हैं, एक जैसा मीनिंग देते हैं। लेकिन एडवर्ब में जब आप इसको यूज करोगे तो एल्स और जो बट है एक तरीके से पेयरिंग बनाते हैं। तो एल्स के साथ आप देखिएगा कभी भी आपको देन देखने को नहीं मिलेगा, एल्स के साथ ऑलवेज आपको बट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देन नहीं लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकरेक्ट करके देगा कि इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड कर देगा, लेकिन आपको वहां पे करना क्या था, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, है ना, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। प्राइड या इसकी पोजीशन आप इसको अलग करके दे देगा कि इट इज एल्स नथिंग बट प्राइज, तो आपको लिखना चाहिए था इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 9, या रूल नंबर 9 यहाँ पे डाल देते हैं, पॉइंट नंबर 9। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो नेवर वर्ड है और जो नॉट वर्ड है, इनके बीच में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरीके से आपको ये यूज करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा आई नेवर ब्रोक योर विंडो, आई नेवर ब्रोक योर विंडो। ये मैंने यहाँ पे लिखा आई नेवर ब्रोक योर विंडो। फिर आप देखिए यहाँ पे नेवर आना चाहिए था या नॉट आना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए नेवर की जगह नॉट आना चाहिए था, बिकॉज वो बोलना चाह रहा है कि मैंने आपकी विंडो कभी नहीं तोड़ी, या मैंने आपकी विंडो नहीं तोड़ी है। तो बोलना चाह रहा है कि मैंने आपकी विंडो नहीं तोड़ी है या नहीं तोड़ी थी। तो अगर बोल दोगे आई डिड नॉट, दोबारा से लिखते हैं इसको, आई डिड नॉट। अब डिड ऑलरेडी आप यूज कर चुके, तो दोबारा से आपको ब्रोक यूज नहीं करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज करिए ब्रेक।
ठीक है, तो आई डिड नॉट ब्रेक योर विंडो, मैंने आपकी विंडो नहीं तोड़ी थी। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना रहेगा। तो नेवर और नॉट के अंदर ये जो एडवर्ब्स हैं इनमें आपको इस तरीके से दिक्कत देखने को मिल सकती है, एरर देखने को मिल सकती है। तो नॉट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करेगा एडवर्ब की तरफ, बिकॉज ब्रेक जो है यहाँ पे वर्ब है, तो आपको एडवर्ब नॉट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर वाली सेंटेंस में वैसे नेवर थू जो थी वो आपकी एडवर्ब थी, लेकिन वहाँ पे वो रॉन्ग थी, उसकी प्लेसिंग गलत थी, और एक तरीके से उसका यूज गलत था वहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, मैंने कभी नहीं तोड़ी की जगह आपको यूज करना था मैंने नहीं तोड़ी थी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि वो कभी नहीं तोड़ा उसने विंडो, ऐसे बात वो अभी नहीं करना चाह रहा है। तो एक तरीके से हमें सेंस भी समझनी रहेगी स्टेटमेंट्स की। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे अपने 10th पॉइंट की ओर। तो 10th पॉइंट देखिए, जैसे कि आप यूज करते हो एडवर्ब एज। ठीक है, एडवर्ब एज जो है हमारे पास, इसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। एडवर्ब एज को हमें किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि किस किस के साथ आपको एडवर्ब एज नजर आ जाएगा देखने के लिए। जैसे कि रिगार्ड एज हम यूज कर लेते हैं, तो रिगार्ड और डिस्क्राइब, हम बोलते हैं दिस दिस पॉइंट इज डिस्क्राइब एज दिस वन, तो हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। डिफाइन या ट्रीट, व्यू, नो, तो इन ज्यादातर इन वर्ड्स के साथ हम यूज कर लेते हैं, एटसेट्रा यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आई रिगार्ड हिम, आई रिगार्ड हिम, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, मैंने उसको अपने भाई की तरह, ठीक है, रिगार्ड दिया, इस तरीके से। फिर आप देख सकते हो ये रिगार्ड आपने यहाँ पे एज इस तरीके से पेयरिंग इसकी बनाई हुई है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि बायोलॉजी हैड बीन डिफाइंड एज, तो डिफाइंड के साथ आपने एज यूज कर लिया, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो एडवर्ब एज है इसके साथ आप किन किन वर्ब जो है आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि किन किन के साथ इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा और किन किन के साथ देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं देगा कि रिगार्ड के साथ एज, वो इन वर्ड्स को देगा जिनके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज के एज में नॉट यूज्ड वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। नॉट यूज वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि हमने लिखा नेम, ठीक है, फिर हो जाएगा इलेक्ट, एक हमारे पास है थिंक, फिर है कंसीडर, कॉल, अपॉइंट और मेक, चूज। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, किस तरीके से हमें एरर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ही इट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज, तो आपको वहां पे कंसीडर ओनली यूज करना था कि इट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज दिस वन। तो आप देखिए यहाँ पे जो एज यूज हुआ है वो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए था इट हैज़ बीन कंसीडर्ड दिस वन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सो। देखिए सो वर्ड जो है एक तरीके से हमें डिग्री बताने के लिए आ जाता है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कितना एक्सटेंट तक वो गया हुआ है। तो ये हमने कल पॉइंट में देखा हुआ था। मैं बता दूं एडवर्ब सो जो है वो आपको कंजंक्शन की तरह भी देखने को मिल जाता है, और आपको ये जो है आपको एक एडवर्ब की तरह भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की तरह ही इसको हम यूज करता हुआ नजर आएगा, तो दोनों की तरह ही उसको देख लेंगे। बेसिकली जब आपको ये कंजंक्शन की तरह देखने को मिलेगा तो ये हमेशा जो सो है, ठीक है, वो डेट के साथ पेयरिंग बनाएगा। तो आपने देखा हो ना सो दैट, तो ये आपको कंजंक्शन की तरह देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि हम एडवर्ब की तरह देखेंगे, तो एडवर्ब में देखिए किस तरीके से हम सो का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा आई डिडंट, आई डिडंट
डू सो, मैंने वैसा नहीं किया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा वैसा, मैंने वैसा नहीं किया। तो क्या नहीं किया, तो डू जो है एक तरीके से वर्ब है, तो आपने क्या वैसा नहीं किया, तो क्या नहीं किया, तो एक तरीके से ये एडवर्ब की तरह है ना, व्हाट सॉरी एडवर्ब की तरह यहाँ पे ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि मैं एक और यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब देखिए इस एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो एक तरीके से यहाँ पे एरर है। क्या एरर है कि जो वीक है वो तो आपका हो जाएगा है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आपने सो का यूज कर लिया तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इसका ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे सो नहीं लगाओगे ना, सो मतलब ही इज सो वीक, फिर आपको बताना पड़ेगा ना कितना वीक है ना, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे सो की जगह वेरी वीक आपको यूज करना रहेगा। तो एक एरर आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल सकती है। तो ही इज सो बिग, जो सो बिग है तो आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कितना बिग, ठीक है ना, ही इज सो बिग एज, या कुछ आगे जो भी हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे, सो या डेट जो भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे तो वो होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो आगे, तो ये सो जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको वेरी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ही इज वेरी वीक। तो यहाँ पे वेरी वीक जो है वो एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सो के बारे में। ही इज सो वीक की जगह आपको यूज करना रहेगा ही इज वेरी वीक। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि इट वॉज सो लवली। अब कितना लवली ये तो आपने इसको बताया ही नहीं, ठीक है, कितना लवली ये आपने इसको बताया नहीं, ये गलत हो जाएगा। सो की जगह आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था वेरी लवली, ठीक है, वेरी लवली। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगर जैसे कि आप उसको यूज कर ही रहे हो, इट वॉज वेरी लवली की जगह इट वॉज सो लवली यूज करो, तो आपको आगे बताना पड़ेगा इट इज सो वीक, जैसे कि हमने यूज किया इट इज सो वीक। एक सेकेंड, हमने यूज किया, इसको डालते हैं और यहां लिखते हैं इट इज सो वीक। तो आपको ये आगे एक्सप्लेन करेगा सो वीक कितना वीक है ना, सो वीक तो कितना वीक, दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, डेट ही कैन नॉट वर्क। तो इस तरीके से आपको डेट के सारे इसको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो शो है बिल्कुल करेक्ट आपको नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कुछ यूज करना होगा। अब हम आ जाते हैं टू। ठीक है, टू के बारे में बात करते हैं, और ये टू कौन सा वाला होगा, टू रहेगा TOO वाला। देखिए किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। बेसिकली देखिए टू जो है आपको जैसे कि मोर देन एनफ, ठीक है, या एवरी और मच, ठीक है, इन दोनों में इसका रहता है। तो अगर आप मोर देन एनफ के यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो तो वो ठीक है, बट मतलब टू का मतलब हो जाता है मोर देन एनफ। तो इसकी तरह अगर आप इसको यूज कर रहे हो, इसकी यहाँ आप इसको यूज कर रहे हो तो वो ठीक है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको एवरी और मच की तरह से यूज करो तो ये बिल्कुल भी वहां पे यूज नहीं हो सकता है। अब इसका एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टू जो है इसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिल जाएगी, एक तरीके से वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे TO2 देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें जो भी यहाँ पे रहेंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ही इज टू गुड, ही इज टू गुड। तो आप देखिए यहाँ पे जो टू है ना वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज गुड क्या है, आपने बोला एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितना गुड है वो, है ना। जैसे कि हमने सो में एरर निकाला था, इसी तरीके से टू में भी एरर है, तो आपको यहाँ पे फिर वेरी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वेरी ही करेक्ट होता है, क्योंकि आप टू को आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, ही इज टू गुड, ही इज टू गुड टू डू दिस वर्क। तो अब ये बिल्कुल सही है,
अब ये बिल्कुल सही है, ही इज टू गुड टू डू दिस वर्क, ये आपने इससे एक्सप्लेनेशन इसकी आगे दे दी है। तो ये जो टू है आपको यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा और ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और एक पॉजिटिव डिग्री भी हम इसको बोलेंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज टू गुड टू डू दिस वर्क, यानी कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है इस काम को करने के लिए, यानी कि उसे ये काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही वीक है चलने के लिए, यानी कि उसको नहीं चलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे टू जो है वो एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, वीक आपका पॉजिटिव है, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है टू वाला। ठीक है, ये हमारा हो जाता है टू का, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से टू को कहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है और कहाँ हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसका कुछ अपना बेसिक मीनिंग भी है यहाँ पे। तो जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही वीक है इस काम को करने के लिए या चलने के लिए, जो भी आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हो। अब एक एरर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा आई एम टू ग्लैड, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ये देखिए कितना ऑफ लगेगा ये स्टेटमेंट। कैसे, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी कि वो उससे खुश नहीं है मिल के। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था ही इज टू वीक टू, इस तरीके से आपको सेंस देखना पड़ेगा। हम हर जगह पे टू और ये टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको मीनिंग देखना पड़ेगा क्या ये सेंस सही है। तो ही इज टू वीक टू वॉक के अंदर आप देखिए वो सेंस सही है कि वो इतना ज्यादा वीक है कि वो नहीं चल सकता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ आपसे मिलके, कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, यानी कि वो खुश नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ से टू को जो है आउट करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट से। तो आपको बोलना चाहिए आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास रादर, एक रादर जो वर्ड है किस तरीके से हमने इसको यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए रादर जो है एक तरीके से आपको एक कंपेरेटिव एडवर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो कि कुछ चीज़ों को कंपेयर करेगा। चलिए रादर यहाँ पर डालते हैं हेडिंग में, ये पॉइंट रहेगा रादर वाला। ठीक है, तो रादर के लिए देखिए ये मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड एज कंपेरेटिव एडवर्ब फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइजिंग, यानी कि थोड़ा एम्फसाइजिंग वे के अंदर यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे और कंपेरेटिव एडवर्ब इसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि वी शुड थिंक, वी शुड थिंक, वी शुड थिंक ऑफ लिविंग, देखिए किस तरीके से ये कंपेयर करेगा, रादर, रादर और डाइंग। ठीक है, तो हमें थिंक करना चाहिए लिविंग के लिए, यानी कि रहने के लिए, नॉट फॉर डाइंग, यानी कि रादर और डाइंग। ठीक है ना, लिविंग या डाइंग के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसके बीच में, लिविंग के बीच में और डाइंग के बीच में। जैसे कि एक स्टेटमेंट में आपको बताऊं एरर किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यू आर रादर, यू आर रादर वेरी क्लेवर। देखिए इस वाले स्टेटमेंट के अंदर तो कोई भी आप यहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बल्कि ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रादर को यूज करने के लिए बनाई नहीं था, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था यू आर वेरी क्लेवर ओनली, यू आर वेरी क्लेवर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको यूज करना था कि यू आर वेरी क्लेवर, इतना ही ये बिल्कुल सही था। और आपने यहाँ पे अगर बीच में रादर को भी लगाया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए और पढ़ते हैं रादर के बारे में थोड़ा, क्योंकि हम जो है यहाँ पे बेसिक टू एडवांस इसको चला रहे हैं। तो ये बेसिक था बिल्कुल, अब थोड़ा रादर का एडवांसमेंट भी देख लेते हैं। रादर के एक तो ये डिसएग्रीएबल थिंग्स के लिए आता है, डिसएग्री करता है। ठीक है, डिसएग्रीएबल
दूसरा ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री अभी हमने देखा, ये पॉजिटिव डिग्री के लिए भी आ जाता है, तो पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव डिग्री दोनों के लिए आ सकता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए भी, कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी, और ये नेगेटिव सेंस देता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव सेंस। कैसी सेंस देगा? ये नेगेटिव सेंस देगा। दूसरी बात, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एज सी इज फेयरली, ठीक है। इसके अंदर भी हम लगा देते हैं कि फेयरली और रादर के बीच में यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना होगा, क्या आएगा। तो एज सी इज फेयरली ब्यूटीफुल, एज सी इज फेयरली ब्यूटीफुल, शी कैन not be she can not be selected, she cannot be selected। तो ज़्यादातर अगर हमें ऑप्शंस देखे जाते हैं कि यहाँ पे आपको रादर या फेयरली किस किस चीज़ को यूज़ करना है, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देने के लिए आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये सबसे पहले समझाऊं, उससे पहले थोड़ा हम फेयरली के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कि जो फेयरली है उसके साथ बेसिकली हम जैसे TOO2 जो होता है ना, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं फेयरली के साथ। फेयरली के साथ हम TOO2 का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि रादर के साथ हम TOO2 का यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं कहीं हमें इस तरीके से भी इसको आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आना चाहिए, फेयरली आना चाहिए या रादर आना चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट के अंदर देखें तो ना तो हमने टू यूज़ किया है किसी में भी, ना तो फेयरली के साथ अगर होता तो फेयरली नहीं आता, ठीक है। रादर के साथ भी हमने यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, फेयरली का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे तब जाके हम उस वाले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आई वॉज टॉकिंग, एक सेकेंड, आई वॉज टॉकिंग, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग और फिर यहाँ पे हमें एक स्लैश लूंगा, फिर लिखेंगे टू अ फेयरली, ठीक है, टू अ फेयरली। फिर यहाँ पे हम टू लगाएंगे सीरियसली या सीरियस, टू सीरियस या टू सीरियस पर्सन, टू सीरियस पर्सन। तो मैंने आपको जो बताया था पॉइंट के फेयरली आ रहा है तो आप टू का यूज नहीं करोगे, तो इसमें एरर है। इसका मीनिंग क्या था, आई वॉज टॉकिंग टू अ फेयरली सीरियस पर्सन, यानी कि लगभग वो एक सीरियस पर्सन के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो आप सेंटेंस देखोगे इस वाले सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज सी इज फेयरली या रादर ब्यूटीफुल शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं और फेयरली को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे फेयरली नहीं रादर का हम यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। तो एज सी इज रादर ब्यूटीफुल शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि डिसएग्रीएबल, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था एक नेगेटिव सेंस के अंदर एक डिसएग्रीएबल थिंग्स के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है कि एज सी इज रादर ब्यूटीफुल, है ना, उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के साथ, और इसी के अंदर एक दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा दिस वन इज रादर या फेयरली बैड। तो आप देख सकते हो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इजीली हम फेयरली की जगह यहाँ पे रादर का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ही एक रादर का यूज करना है, बिकॉज फेयरली के अंदर क्या आता है, प्रॉफिटेबल थिंग्स के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल है थोड़ा एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, या पॉजिटिव स्टेटमेंट ये नेगेटिव स्टेटमेंट तो हम रादर का ही यूज करेंगे। तो इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर, हम इजीली जो है चूज इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका यूज जो है करना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है मच का यूज करना है, ठीक है। किस तरीके से हमें मच का यूज करना है, देखिए जैसे कि जो मच है
इसका एक छोटा सा एक बोनस पॉइंट है, जो मच है वो एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, या डेटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है, डेटर्मिनर के लिए, या आपको ये एडवर्ब के लिए भी देखने को मिल जाएगा। तो एक ये बोनस पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे, यहाँ एक और नए पॉइंट की ओर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ड, हार्डली, स्कार्स, स्कार्सली वगैरह के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अगर जैसे कि मैं हार्डली या स्कार्सली वगैरह, एक वर्ड ले लेते हैं हम हार्डली, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें एक तो एडजेक्टिव से मिला एक वर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एलवाई सफिक्स किया हुआ है। तो हार्डली जहाँ पे बन गया है एक एडवर्ब। इसका मतलब होता है मुश्किल से हमने ये काम किया या मुश्किल से वहां तक पहुंचे हैं। तो ये अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो बेसिकली हमें हार्डली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता हूँ। हम एक यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक स्टेटमेंट जो कि हार्डली से बना हुआ है। जैसे कि आई हार्डली रीच्ड द स्टेशन यस्टरडे, ठीक है, तो कल बहुत ही मुश्किल से स्टेशन पहुंच पाया था। तो इस तरीके से हम इसका यूज जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं और यहाँ पे आपको वर्ड दे सकता हूँ, एक है अपने पास स्कार्सली। तो जैसे कि हम हार्डली से ये इसको बना सकते हैं, स्कार्सली से भी बना सकते हैं। मैंने लिखा हार्डली, या हम यहाँ पे स्कार्सली का भी यूज कर सकते हैं, स्कार्सली। एक तो हम यहाँ पे हार्डली का यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पे हम स्कार्सली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से हम यहाँ पे बनाकर बना सकते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इसका बना देते हैं, हार्डली या स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, हार्डली या स्कार्सली हैड ही रीच द स्टेशन। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, दोनों का ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आई कैन हार्डली हियर यू, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें सुन पा रहा हूँ, या आई कैन स्कार्सली हियर यू, दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे और आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था एक बोनस पॉइंट मच का, तो चलिए उसको अब रिवील कर देते हैं यहाँ पे, मच, ठीक है। तो देखिए मच जो है वो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रोनाउन को। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया होता है, प्रोनाउन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई यहाँ पे ये कर सकता है, ठीक है। अब जो मच है ना वो एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है। तो हमने देखा ना, ही इज वेरी वीक, तो वीक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ही इज वेरी गुड, तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो आपको वेरी देखने को मिलेगा। लेकिन मच जो है एक कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लिख दें कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, this book is much heavier than that। तो ये बुक जो है उससे काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो मच का यहाँ पे यूज़ किया है, एक एडवर्ब की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो। हैवियर यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री है जो कि एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हो मच को। तो हमने एक यो नोटिस, जो एक बोनस पॉइंट हमने मच का देखा था, वो हमने अभी यहाँ पे रिवील किया हुआ है कि किस तरीके से हमें मच का यूज़ करना है। लेकिन जो वेरी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, कि जो वेरी है वो आपको एक तरीके से सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अभी यहाँ पे ही ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ों पे आते ही जा रहे हैं। पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ बेसिक देखा, कुछ एडवांस देखा। आज की वीडियो में हमने बेसिक कम देखा, एडवांस ज़्यादा देखा। कल की वीडियो में प्रॉपर एडवांस देखेंगे, कोई भी बेसिक नहीं रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी,
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी, बिल्कुल आई होगी ये वीडियो, इसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल गई होंगी, ठीक है। और जो भी वीडियो है, ठीक है, जो एक इसकी एक और पार्ट 1 जो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, उसकी भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरी बात जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ अभी, कि आपको जो है एक तरीके से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम के लिए भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल भी हमारा, और वहाँ पे आपको क्या है, इसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस यहाँ पे आती हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट रहता है, सेम वीडियो के अंदर जो पढ़ाया जाता है वही कंटेंट आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में, और भी काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें उन पीडीएफ के अंदर रहती हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह जिनको आपको करने होते हैं, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये लाभ आप बिल्कुल लें, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर सिर्फ क्लिक करें। टेलीग्राम ऑलरेडी आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको स्पेशली समझाया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।